मैं IIM के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ, कोझिकोड और अमृतसर। मैं वहाँ भी बात करता हूँ, वहाँ पर विद्यार्थी को मैं पूछता हूँ, विद्यार्थी का IIM करने के बाद, IIM तो हाईएस्ट वो है, हमारे बहुत अच्छी सर्वोच्च संस्थान है वहाँ से, और 50% विद्यार्थियों का दिमाग यही होता है कि MBA करने के बाद मैंने तो USA जाना है, मैंने तो UK जाना है, मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। अरे फिर इतने रिसोर्सेज हम यहाँ खर्च क्यों करते हैं जब आपने यहाँ रुकना ही नहीं है? जब ब्रेन ट्रेन ही करना था तो इसका मतलब है कि हमने ब्रेन तैयार किया, हमने माइंड तो तैयार ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट करना है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे को दिखा रही है कि ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट करो। स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार USA जा रहे थे, जब वो पार्लियामेंट को जब उन्होंने वहां पर एड्रेस करना था, तो वो जाते जाते वो एक बोट में गए। जब बोट में जा रहे थे तो वहां पर उनकी मुलाकात जो है, जो मैं ये भी समझता हूँ कि वो तो आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक माने जाते थे। आज की डेट में अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ तो आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक मानने जाने वाले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जमशेदजी नसरवान जो उस समय में वहां पर थे, वहां उनकी मुलाकात जो है स्वामी विवेकानंद से हुई और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए। आज भी हम टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसका आज भी जो है हम वो वैल्यू सिस्टम और वो गीता मैनेजमेंट, वो रामायण मैनेजमेंट जिसकी बात ये शिक्षा नीति करती है, उस समय में उन्होंने उसकी चर्चा की और आकर के 1907 में टाटा ग्रुप ने टाटा स्टील की जब स्थापना की थी, वो आज भी अगर सफल उद्योग है वो अपने वैल्यूज पे टिका हुआ है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी से जो उस समय में 1 घंटा मेरी बातचीत हुई, जो मैंने सीखा, तो मैंने तय कर लिया है कि मुझे भारत में अपने कंट्री में जाकर के किस तरह से काम करना है। हमारा विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय है। तकनीकी विश्वविद्यालय में जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हर विद्यार्थी में जब तक स्किल नहीं होगा तो स्किल में एम्फेसिस की, यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर स्किल जैसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो उसी तरह से उन्होंने कहा था कि जब तक हम स्किल और फर्दर रीस्किल और फर्दर अपस्किल की बात नहीं करेंगे, तो पहले हमने विद्यार्थियों को स्किल बनाना है, स्किल से रीस्किल में कन्वर्ट करना है, रीस्किल से अपस्किल में कन्वर्ट करना है, तब हम कर पाएंगे जब हम स्किल की बात करेंगे। अगर इस शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि 2030 तक वोकेशनल एजुकेशन 50% करना है, तो मैं तो ये कहता हूं कि वोकेशनल हम तो बेस हैं, तो हमें तो 100% करना है, 50% नहीं करना है। हमारा अब जो सिलेबस होगा वो ज्यादा वोकेशनल कम स्किल होगा। इसी वजह से हमने इसका प्रपोज भी किया है कि अपना हमारा विश्वविद्यालय जो है, हम इस विश्वविद्यालय को कन्वर्ट करके हम अपना टेक्निकल एंड स्किल, वैसे तो टेक्निकल एंड स्किल ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये भी अभी हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अब जब मैं सीधा एक्चुअल एजेंडे पे आता हूँ, मैं एजेंडे में आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद किसी को कुछ पूछना होगा तो वो पूछ भी सकते हैं। एजेंडा नंबर 1, आपके पास वो एजेंडा है। वैसे एजेंडा नंबर 1 जैसा कुलभूषण जी बता रहे थे, अभी ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी में ये रखा गया कि 2040 तक सारा का सारा पूरा चेंज कर देना है। 2040 के बाद फिर और पॉलिसी आएगी, यानी कि इसको हमने रखा है कि 2035 तक, क्योंकि अगर 2040 तक चलाना है तो इसका मतलब है कि हमें एक्शन प्लान में सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है, हमें विजन प्लान बनाना है। विजन प्लान एक नहीं, हमने जो प्रपोज किया, मैंने जो यहाँ प्रपोज किया है वो 6 विजन प्लान ये विश्वविद्यालय बनाएगा। पहला विजन प्लान बनाएगा 2021-22 का, दूसरा 22-23, तीसरा 23-24 और चौथा 24-25। तो पहला बेसिक लिखा हुआ है, लेकिन 21-22 विजन प्लान है। यानी कि आने वाले अकादमिक सत्र में, आने वाले एकेडमिक सेशन में हमें जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये ओवरनाइट इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए हमें सेंटर का वेट करना पड़ेगा। उसका अभी हमने, क्योंकि अभी HRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है ना, और हमारा स्टेट पहली स्टेट थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा स्टेट पहला स्टेट है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था पहली नोटिफिकेशन निकालते। तो इसका मतलब ये है कि केवल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका सही तरीके से प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करना तो हमारा नैतिक अधिकार है।
तो इसका मतलब ये है कि हमने जब इसको चेंज करना है तो सबसे पहले 21-22 में हमारा क्या विजन प्लान होना चाहिए, टाइमलाइन सारा का सारा, 22-23 में क्या होना चाहिए, 23-24 में क्या होना चाहिए, 24-25 में क्या होना चाहिए, और फिर 2030 में क्या होना चाहिए, 2035 में क्या। ये हमारा पहला है जो कि हमारा ये बनेगा। हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें अभी ये शुरू हो जाएगा और ये कमेटी जो है डीन एकेडमिक के अध्यक्षता में बनेगी और इस पे मुझे उम्मीद है कि हमारे पास 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा विजन प्लान सारा का सारा वर्कशॉप आयोजित की गई है। 8 कमेटियों के गठन की बात भी कही गई है। कब तक इन कमेटियों का गठन होगा और किस तरह से इसको लागू करेंगे? नहीं, कमेटी का गठन तो हम पहले ही कर चुके हैं कॉलेजों में। 29 आज जो बैठक थी, जो हमने 29 मेंबर कमेटी बनाई है, उसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसकी बैठक का, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, ये कि ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन का मसला नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे मैंने पहले कहा है कि 6 विजन प्लान बनेंगे, एक 21-22 के लिए, 22-23 के लिए, 23-24 के लिए, 24-25 के लिए और 2030 के लिए, 2035 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक कमेटी टाइम लाइन तैयार करेगी और जो हम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, जो हमारा सिलेबस रिवीजन होगा 4 साल का हमारा है। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। टेक्निकल के साथ साथ हम और भी कोर्सेज सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में चलाएंगे। दूसरा है कि जो हमारे 3 साल का, 4 साल का कोर्सेज है, उसकी मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री व्यवस्था करने जा रही है। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री में 1 साल बाद बच्चा छोड़ सकता है, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल बाद उसको डिप्लोमा देंगे, 3 साल बाद डिग्री देंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को 3 साल बाद एडवांस डिप्लोमा देंगे और 4 साल बाद डिग्री देंगे। जो 4 साल की डिग्री करेगा उसको 2 तरह का प्रावधान रहेगा, डिग्री विद ऑनर देंगे, डिग्री विद रिसर्च देंगे। जो 4 साल की डिग्री करेगा उसके लिए हम एक और प्रावधान करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड में 5 साल का अलॉन्ग विद पीजी और आगे तक पीएचडी के लिए हम सारा का सारा बदलाव। एक दूसरा जो बदलाव है हमारा करिकुलर जो बनेगा, सारा का सारा करिकुलम चेंज होगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। वो पूरा का पूरा इसके होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास विद्यार्थी का कैसे हो, उस चीज़ पे मेन एम्फेसिस किया। सर, ये तो 29 सदस्यीय कमेटी की बात होगी जो ओवरऑल है, लेकिन आपके अभिभाषण में 8 कमेटियों के गठन की बात कही है विभिन्न कॉलेजों में। वो तो कुछ एक टास्क है, सब कमेटीज हैं, वो तो बनेंगे। वो तो कुछ कॉलेज के लेंगे, जैसे कॉलेज में हमने इम्प्लीमेंट करना है, वो तो आज ही गठन हो जाएगा वो कमेटीज का। वो तो एक सब कमेटी है। ये तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नित्य प्रक्रिया है, ये तो आगे तक इम्प्लीमेंट करने की। सर, इसके अलावा जो विंटर कोर्स के लिए एक आपने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक करार किया था, 1 महीने का विंटर कोर्स, उसमें 3 कॉलेजों ने अपनी फैकल्टी को विड्रॉ कर लिया और स्टूडेंट भी विड्रॉ कर लिए। इस तरह की मामलों में किस तरह से यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी या की गई है? मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं बता दूँगा कि कौन से टीचर हैं जिन्होंने बिना बताए विड्रॉ किया है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन देने का हम प्रतिबद्ध हैं शुरू से लेकर के, क्वालिटी में हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने देश का पहला विश्वविद्यालय बना कि हमने विंटर स्कूल लगाया 1 महीने का आईटी बॉम्बे के साथ ई यंत्रा पे, तो हमने उस तरह का प्रावधान किया था। हमें ये लगता है कि फैकल्टी को पूरी तरह से इक्विप किया जाए, फैकल्टी को पूरी तरह से डेवलप किया जाए। तो फैकल्टी को इक्विप और डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि फैकल्टी को जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक जो वैल्यूज़ फर्दर है, जो बच्चों में इम्बाइब होनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही मंत्र है कि हम पहले फैकल्टी को तैयार करेंगे। उसी तहत हमने ये विंटर स्कूल चलाया था। आगे जरूरत पड़ेगी हम और भी करेंगे। और हमने MOU साइन किए हैं। अभी हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा के साथ हमने MOU साइन किया है। अभी IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ हमने MOU साइन किया है। अभी IIIT उन्ना के साथ MOU साइन किया है। NIT हमीरपुर के साथ MOU साइन किया है। IIM के साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं। MOU का उद्देश्य यही है कि हम इस तरह के विंटर स्कूल, इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह का रिसर्च कोलैबोरेशन करें और वो तमाम सुविधाएँ जो हैं बच्चों को मिलनी चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड, वो हम दें। सर, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश और प्रावधान भी नई शिक्षा नीति में है, लेकिन जो भवन है या सुविधाएं हैं, किस तरह से उसको लागू करेंगे, कब तक वो संभव हो पाएगा? अभी भी जो जितना मैंने विजिट किया है, जितना का हमारे प्रावधान है, अभी भी जितनी बिल्डिंग बन रही है वो दिव्यांग बच्चे के फ्रेंडली बन रही है।
लेकिन आगे को हम और स्ट्रिक्ट होंगे और जहाँ प्रावधान नहीं है बिल्डिंग्स में वहाँ हम कोशिश करेंगे कि वहाँ लिफ्ट का प्रावधान हो, लिफ्ट लगे और वो सुविधा हर दिव्यांग बच्चों को मिले। बल्कि मैं तो इतना भी बोल दिया कि हर इंस्टीट्यूट में उस तरह की लाइब्रेरी बनेगी ताकि दिव्यांग बच्चे एडमिशन लें और उस लाइब्रेरी का फायदा उठाएं। सर आज कार्यशाला आयोजित की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीस और भी एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में हमें दी है और बहुत सोच समझ कर बहुत बढ़िया ड्राफ्ट इसका तैयार किया है। आज इस मीटिंग में इसको कैसे इम्प्लीमेंट टेक्निकली किया जाए उसके बारे में ये मीटिंग यहाँ पे हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि इंडिया को वैश्विक शक्ति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि किसी भी देश की बैकबोन जो होती है उसकी एजुकेशन होती है और उसी के बारे में आज यहाँ पर चर्चा हुई और बहुत सार्थक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आगे होगी ये मेरा तो ही इसके बारे में कहना है। चुनावों की बात कर लेते हैं। नगर परिषद हमीरपुर में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हार गए और समर्थन जो था भाजपा को मिल गया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, अध्यक्ष तो भी बनेंगे, पहले अध्यक्ष थे जो हारे हैं इसमें ऐसा है कि उनके वार्ड बदले हैं। जो वार्ड नंबर 4 का अपना वार्ड 2 था और वार्ड नंबर 4 से जीता क्योंकि हमारा जो शहरी का अध्यक्ष रहा है वो ही जीता है। और इस वक्त जैसे टोटल 11 वार्ड है तो मैं मीटिंग ली, आज भी मैं मीटिंग लेके आया हूँ। हमारे साथ 8 पार्षद जो है वो बीजेपी के ही हैं, वो आए थे और आने वाले समय में हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा। तो यहाँ वार्डों के इलेक्शन होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि किस ढंग से इलेक्शन होते हैं, लेकिन हमारे हमीरपुर में पूर्ण बहुमत किया, हमें लगभग 11 से 8 सीटें, कांग्रेस की पहले 4 थी अब 2 मिली हैं। तो बीजेपी ने इन इलेक्शनों में हमीरपुर में बहुत बड़ा गेम किया, इसमें कोई दो नहीं। सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो अभी बनेंगे उनको लेकर के वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी सामने आ सकते हैं जो जीत कर आए? ऐसा है, अभी इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन इसमें जो वहाँ पार्षद चुन के आए हैं उनमें से चाहे वो वार्ड नंबर 4 का है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है और देखते हैं इसके ऊपर सहमति होती है अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन को बनेगी। उपाध्यक्ष के लिए क्या किसी महिला पार्षद को मौका मिलेगा? ऐसे अब जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, अब थोपने वाली बात नहीं, सर्वसम्मति जो फैसला होगा इसमें महिला भी आ सकती है, अध्यक्ष भी आ सकता है। हमारे उस महिला का जीत के आई है, फिलहाल कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये 18 तारीख को ही लगता है, हमने वहाँ पे वोट के बाद इसका फैसला मैं कर दूँगा। सर जिस तरह की चुनावी नतीजे नगर परिषद में आए, जिला परिषद और पंचायत चुनावों में ना आए, उसके लिए पार्टी किस तरह से अपनी समर्थित पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगी? हाँ ऐसा है, जहाँ तक हमीरपुर विधानसभा का क्षेत्र है यहाँ लगभग 2.5 वार्ड जिला परिषद के हैं और मैं ये इतना कह देना चाहूँगा कि जिस ढंग से हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम वो 3 सीटें जो बड़ी बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। बाकी दूसरे जो प्रधानों के या जो BDC की इलेक्शन है वहाँ पे हमारी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ लेके जाकर 8-9 प्रधान 10 खड़े हैं और देखेंगे किस लाइन के वहाँ से प्रधान की जीत के आएंगे। मुझे लगता है कि हमीरपुर विधानसभा में पंचायतों के इलेक्शन में भी हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं।